नमस्ते प्रोफेसर आबे कुमार दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब विदेश में हैं और इसलिए थोड़ा समय का आगे पीछे हो रहा है। और इनको मैंने जब आग्रह किया तो ये बहुत सुबह इसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, यहाँ एक नई चीज मतलब एकदम से अभी जो मेरे भी संज्ञान में आई, दो तीन इस समय उपचुनाव हो रहे हैं और सारी जगह पे दतिया का एक उपचुनाव है मध्य प्रदेश में। दतिया से नरोत्तम मिश्रा जी जो जो एक कुख्यात कुख्यात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत नामी गिरामी कुख्यात मंत्री थे, उनका टिकट पिछली बार कट गया था और उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को टिकट मिला था पिछले विधानसभा में। उस व्यक्ति को, जो एमएलए साहब थे, उनको 3 साल की सजा हो गई, उनकी विधायकी चली गई। अब फिर से बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में नरोत्तम मिश्रा जी प्रेशर बना रहे हैं कि उनको टिकट मिले। टिकट उनको दिया नहीं जा रहा है। तो नरोत्तम मिश्रा जी जो बीजेपी के बहुत ही, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे तो बिल्कुल डिसिप्लिन सिपाही की तरह, कल रात से चक्का जाम किए हुए हैं हाईवे का। 8 पुलिस वाले उसमें घायल हो चुके हैं और उनका चक्का जाम बदोस्तर अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट जारी है। दूसरी तरफ बांकीपुर, जहां से प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी घोषित करके उस चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, वहां पे बीजेपी के जो उम्मीदवार थे अभिषेक सिन्हा, इन्होंने 2 दिन पहले पर्चा भरा और कल इन्होंने पर्चा वापस ले लिया। और पर्चा इसलिए वापस लेना पड़ा कि इनके पिताजी जो चारा घोटाला था उसमें नामजद अभियुक्त थे और उनको 3 साल की सजा हुई है। अब मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही, नितिन नवीन की वो सीट है, नितिन नवीन के बहुत खास है अभिषेक सिन्हा, नितिन नवीन के कंसेंट से ही ये सब हुआ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि वहां पे नरोत्तम मिश्रा लड़ रहे हैं, यहाँ पे अभिषेक सिन्हा को गलत टिकट दिया जा रहा है, उधर चंदा चोरी नहीं, दान चोरी और भगवान चोरी का एक अलग काम चल रहा है। ये बीजेपी में जिसको कहते हैं ना, हो क्या रहा है प्रोफेसर साहब? देखिए, बीजेपी में वही हो रहा है जो 10 साल से ज्यादा जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है और मुख्य तौर पर उसका जो ग्रोथ का, यानी उसकी प्रगति का जो इंजन होता है वो आइडियोलॉजिकल है, गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं है मामला। देखिए, जब कोई पार्टी गवर्नेंस के ऊपर यानी सुशासन के ऊपर फोकस करती है और वहां से अपनी सारी शक्ति प्राप्त करती है, वहां से है, तो वो कुछ मतदाताओं के प्रति उसमें जवाबदेही की भावना होती है। लेकिन यहां पे क्या है, अब आप एक एक करके मैं चलता हूं। आप सबसे पहले आइए उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, जो कि इस पूरी सरकार सत्ता और आंदोलन के मर्म में था, अयोध्या का आंदोलन, वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला प्रकाश में आया और सारे देश में हंगामा मच गया। योगी आदित्यनाथ को डर है कि उनकी हिंदुत्व वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी मुसलमान विरोध के आधार पर जो उन्होंने अपना आधार खड़ा किया था भाजपा का और अपना निजी आधार खड़ा किया था, वो धीरे धीरे खिसक रहा है। इसलिए अब वो क्या बता रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में साहब वो नमाज पढ़ी गई थी, हनुमानगढ़ी में रोजा अफ्तार किया गया था, ये सब बातें बता रहे हैं। कितने दिन हो गए उन्हें सत्ता में? मतलब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, फिर 2022 में, हाँ 2022 में मुख्यमंत्री बने। 9 साल बाद उन्हें हनुमानगढ़ी का तथ्य याद आया कि इस प्रकार की लफाजी, वो सोचते हैं कि इस प्रकार की लफाजी करके वो उस हिंदुत्ववादी जनाधार को, जो कट्टरपंथी जनाधार जो भाजपा की जेब में पड़ा हुआ है, जो भाजपा की हर चुनाव में स्टार्टिंग कैपिटल होता है, शुरुआती पूंजी होता है, मतलब इतने वोट तो मिल ही जाएंगे, भाजपा यहाँ खड़ी हुई है, इसके बाद फिर थोड़े से इसमें दलित जोड़ देंगे, इसके बाद थोड़े से इसमें ओबीसी जोड़ देंगे, कुछ स्त्रियों के वोट जुड़ जाएंगे वगैरह करके, और हमारा 40% आगे बढ़ जाएगा, 40% से हमारा कारवां आगे बढ़ जाएगा वोटों का। तो अब आप वो लफाजी कर रहे हैं, जबकि उन्हें बताना, ये अगर जरा भी ईमानदार है, वो जरा भी उनमें ईमानदारी है, बताना उन्हें चाहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अयोध्या के संबंध में अपना दायित्व पूरा क्यों नहीं किया। अयोध्या उनके न्याय क्षेत्र में आता है, उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। कानून व्यवस्था के लिहाज से अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है, योगी जी की पुलिस है, उनको ये पूछना चाहिए कि भाई चंपत राय ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की, जबकि ये योगी जी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि चंपत राय किस किस्म का आदमी है। योगी जी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और चंपत राय से चिढ़ते भी हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव और इन सब के कारण इन्होंने अयोध्या में जो नासूर, जिसमें मक्खियां भिनभिना रही थी राम मंदिर में, उस नासूर को अयोध्या योगी जी ने छेड़ा नहीं, उसकी दवा नहीं की, और वो ऐसे ही पकता रहा। अच्छा, अब इन्हें डर यह है कि इसकी वजह से इनकी चुनावी संभावनाओं के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। आप सोचिए
आपको वो रिपोर्ट याद है जब 2022 का चुनाव हुआ था, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे, तो प्रधानमंत्री दफ्तर ने उत्तर प्रदेश भाजपा को एक चिट्ठी लिखी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि आपके 14 मंत्री क्यों चुनाव हार गए, आपका एक उप मुख्यमंत्री चुनाव क्यों हार गया, जितने वोटों की आप जितने वोटों की उम्मीद थी वो वोट क्यों नहीं मिले, इसके बारे में इसका कारण बताइए। तो 80 पेज की एक रिपोर्ट लिख के भेजी गई। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था ना तुम्हें पिछली बार की तरह हमें ओबीसी वोट मिले, ना पिछली बार की तरह हमें दलित वोट मिले, हैं हम लोगों को केवल अपर कास्ट वोट जरूर हमें वही मिले जो पिछली बार की तरह मिले थे, बाकी सारे वोटों में हमें कमी आई है। ये खुद भाजपा ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था, जो कि प्रधानमंत्री दफ्तर में भेजी गई है। आप सोचिए उस चुनाव में जिसमें अखिलेश विपक्ष में चले गए थे, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया गया था, मतलब सम्मानजनक हार थी वो काफी। यानी 2017 की हार के मुकाबले अगर आप 2022 की हार को रख के देखें तो वो एक छोटी मोटी जीत सी लगती है, एक ऐसी जीत लगती है जो आपको सत्ता तक नहीं पहुंचा पाई। तो योगी जी को बिल्कुल साफ तौर पर डर है कि थोड़ा सा डिक्लाइन, थोड़ा सा अगर वोट और घटा उत्तर प्रदेश में, और वो खास तौर से इस जो राम मंदिर का जो नासूर है भ्रष्टाचार का, इसकी वजह से वोट घटा, तो योगी जी फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो उनकी सारी महत्वाकांक्षाओं में पलीता लग जाएगा, उनको गोरखपुर चला जाना पड़ेगा, उनका खेल खत्म हो जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा एमएलए या एमपी के लेवल के व्यक्ति रह जाएंगे, उनके पास कोई जनाधार आधार नहीं है, कुछ नहीं। हम सब लोग इस बात को जानते हैं। वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रयोग करना चाहता था कि एक भगवाधारी को अगर बनाया जाए, सत्ता दी जाए, भगवाधारी को सत्ता बैठाया जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है। एक और उनको देख के मोदी जी ने भी फिर अपने ऊपर प्रयोग करना शुरू किया, वो भी अपने आप को बिना भगवा पहने हुए एक पुरोहित के तौर पर पेश करने लगे सभी जगह। तो मोदी जी का बहुत आचरण ऐसा है, बिल्कुल पुरोहित के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं। नॉन बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल हर तरह की, तो वो तो है ही नहीं। हर जगह खुद पूजा करना, हर जगह प्राण प्रतिष्ठा करना, तपस्या करते हुए तस्वीर खिंचाना, सफेद कपड़े पहन कंदरा में तस्वीर खिंचाना, बर्फ में तस्वीर खिंचाना, ये सब ड्रामेबाजी मोदी जी इन्हीं को। मैं मानता हूं कि वो जो योगी जी की जो हैसियत है, वो हैसियत कि हम धार्मिक प्रमुख होकर और राजनीतिक प्रमुख हुए। मोदी जी राजनीतिक प्रमुख होकर धार्मिक प्रमुख बनना चाहते थे। ये जो पूरा प्रयोग था, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने मिलकर किया। आज ये प्रयोग राम मंदिर के घटना के कारण नष्ट होने के कगार पर, विफल होने के कगार पर खड़ा हुआ है। ये स्थिति बन गई है। अच्छा, अब जिस पार्टी में ऐसा हो रहा हो, आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी के भीतर उसके कार्यकर्ताओं में, उसके नेताओं में, उसके टिकटार्थियों में, जिनको टिकट नहीं मिला, उनको जो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, जो टिकट के दावेदार हैं, पुराने उपेक्षित नेताओं में जैसे कि नरोत्तम मिश्रा हैं, इन सबके मनों में क्या चल रहा होगा, किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति से पूरी की पूरी पार्टी गुजर रही होगी, इसका कोई भी आदमी अंदाजा लगा सकता है। क्योंकि भारत एक बहुत जटिल देश है। यहाँ पे अगर सिगमंड फ्रायड होते और उनसे कहा जाता है कि बीजेपी के मानस का आप पता लगाइए, बीजेपी के वो तो सपनों की व्याख्या किया करते थे ना, वो ड्रीम्स की हाँ व्याख्या जी किया जी। करते थे। हाँ, तो अगर बीजेपी के नेता इस वक्त कौन से सपने देखते हैं, मोदी जी कौन से सपने देखते हैं, योगी जी कौन से सपने देखते हैं, नरोत्तम मिश्रा के स्तर का नेता कौन सा सपना देखता है, नितिन नवीन जैसा नेता जिसको पता भी नहीं था कि वो भाजपा का कभी अध्यक्ष बन जाएगा, है कौन सा सपना देखता है, तो ये फ्राइड कहते क्विट कर जाते हैं, बोलते हम नहीं कर सकते इस काम को, ये हमारे कस की बात नहीं। हम तो यूरोपियन समाजों की चर्चा कर सकते हैं, यहूदियों जैसे छोटे समुदायों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदायों, जो श्वेत सफेद चमड़ी की समुदाय हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं, इनकी नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के मानस इस वक्त बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। किसी को नहीं पता है, कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता। संघ के बड़े बड़े रणनीतिकार हों, कोई भी भाजपा के अमित शाह से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई नहीं कह पाएगा कि राम मंदिर की घटना का पार्टी के भविष्य के ऊपर, पार्टी अगली बार सत्ता में फिर आ पाएगी नहीं आ पाएगी, इसका क्या असर होगा। ये जो चुप्पी है चारों तरफ, बड़े शीर्ष नेताओं की चुप्पी है, उनका कुछ नहीं बोलना, उन खबर निकाल के लाना मुश्किल है भाई। इस वक्त ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हम लोग कहते और करते, हम लोग मतलब एक तरह का कयास लगाते हैं और उसके जरिए हम अपनी बात कहते हैं। हम पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये इस तरह से लोग सोच रहे हैं, इस तरीके से घट रहा है पूरा का पूरा मामला। तो ये स्थिति भाजपा की है, इसमें कुछ भी हो सकता है इस वक्त। जो नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं, या जो बांकीपुर सीट पे हो रहा है, दतिया सीट पे हो रहा है, कुछ भी हो सकता है।
जी तो साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज और हुई है और शायद मुझे अजीब सा लगा कि उस तरह से उस पर चर्चा नहीं हुई। अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उसने एक तरह से एक लंबी प्रक्रिया की, लंबी खोजबीन की, इन्वेस्टिगेशन हुआ। निज्जर जो मारे गए थे कनाडा में, उसके बाद फाइनली 2-3 दिन पहले खबर आई कि भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 2 लोगों का नाम आया और उसमें लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया, इन सबके नाम आए कि ये लोग इन्वॉल्व। अब मैं आपसे जो बेसिक चीज पूछना चाह रहा हूं कि वो एक अलग बात है, उस समय ट्रूडो थे, ट्रूडो ने उस समय कहा था भारत के बिल्कुल साफ साफ भारत सरकार की संलिप्तता की बात की थी। लेकिन ये भी एक अजीब सी चीज है कि लॉरेंस बिश्नोई जो 2015 से जेल में है, जो इस समय लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है, उसको अमेरिका की वो कह रही है कि उसका सैटेलाइट फोन है, उससे वो सब करता है और अपना वो चलाता है, 800 लोगों का गैंग है उसका। ये बिना सरकार के पेट्रोनेज के ये हो ही नहीं सकता है। और ये वहां पे किसकी पेट्रोनेज है, वहां पे कौन सी सरकार है, वहां पे किसके विल चलती है, वहां कौन हु कॉल्स द शॉट, ये सबको पता है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई, वो हो सकता है कि आपने जुगाड़ करके अपना नाम हटवा लिया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम अगर आ रहा है तो सीधे सीधे सरकार में बैठे। अच्छा, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं अभी भाई दर्शकों को, गृह मंत्रालय की तरफ से एक स्पेशल ऑर्डर निकला हुआ है जिसमें यह कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को आप वहां से कहीं ले नहीं जा सकते हैं तफ्तीश के लिए। लाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई दूसरे जेल में थे, उस जेल से गुजरात के जेल में उनको लाया गया है स्पेशल। बिहार से वहां ले जाए गए, बिहार से ले जाए गए। और नहीं, और साथ में ये ऑर्डर निकाला गया कि इनको यहां से आप कहीं नहीं कर सकते, ये गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी साबरमती जेल में जब अतीक अहमद अपना सारा वारा इनसे सेटलमेंट करके और इनको ठीक से पैसा देके साबरमती जेल शिफ्ट हुआ था, तो उसको योगी सरकार ने यहां पे इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन होना है और डेट है, इनको वहां बुला के फिर उनका जो काम तमाम हुआ था उससे प्रोटेक्शन देने के लिए उसके लिए एक ऑर्डर भी निकल गया। मैं ये ओवरऑल, ये आप कुछ कर लीजिए, ये स्पष्ट है कि किसके कहने पे, किसके उस पे, किसका गुर्गा है, किसके लिए काम कर। 11 साल से जो व्यक्ति जेल में है वो क्या अपने आप ये कर रहा है? मैं इस पे जरा आपकी ओपिनियन चाहता हूं। है इसका एक और प्रमाण उपलब्ध है, वो हमारी आपकी दुनिया में उपलब्ध है, सोशल मीडिया की दुनिया में उपलब्ध है। इस वक्त बीजेपी और हिंदुत्व के समर्थक जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, मैंने कम से कम 2 वीडियो सुने हैं पिछले 2 दिनों में। मैं आमतौर पर वीडियो सुनता नहीं हूं, लेकिन मुझे उसका थंबनेल लगा हुआ, इसमें शायद मेरे काम की कुछ सूचनाएं हो सकती हैं, तो मैंने उसको सुना। उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मंचों पे लगातार लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त, इन्वर्टेड कॉमा में देशभक्त लिख के किया रहा है और अमेरिकी सरकार की आलोचना की जा रही है। बताइए, एक आदमी जो कि स्थापित गैंगस्टर है, हत्या करता है और हत्या का डर दिखा के एक्सटॉर्शन करता है, और खुद वो वीडियो ये भी कह रहे हैं कि इसके पास 10,000 शूटर्स हैं। सोचिए आप, 10,000 शूटर्स, यानी पूरी तरह से एक छोटी मोटी मिलिशिया, एक छोटी मोटी अप्रशिक्षित आर्मी है उसके पास। 10,000 बंदूकबाज हैं उसके पास, पिस्तौलबाज लोग हैं जो किसी को भी उसके आदेश पे गोली मार सकते हैं या हवा में फायर करके डरा सकते हैं। जितने उसके वो हैं उसके पास। और मीडिया में उसकी बहुत ही संगीन लगने वाली, डरावनी लगने वाली तस्वीरें छाप के पूरी तरीके से उसकी उस तरह की इमेज बनाई गई है उसकी। भाई जो उसकी हैसियत थी, उस हैसियत से ज्यादा बड़ा खतरनाक मुजरिम बनाने के पहले एक बाकायदा मीडिया के जरिए उसकी इमेज बनाई गई है कि वो जिस तरह हुडी लगा के उसकी वो तस्वीर है मूछ वाली, जिस तरह दाऊद की एक ही तस्वीर दिखा के उसका एक बहुत इंटरनेशनल वो हम्बक बनाया गया था पूरा, उसी तरीके से इसका भी बनाया गया है, लॉरेंस बिश्नोई का भी बनाया गया है। और सब लोग जानते हैं कि बिल्कुल सरकारी गुर्गा है ये सब लोग जानते हैं। इसमें कोई अब छिपी हुई बात नहीं रह गई। सोशल मीडिया पर यह बात खुलकर कही जा रही है और उनके समर्थकों द्वारा कही जा रही है। हम लोग नहीं कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, हम लोगों ने कभी इस बात को इस तरीके से कहा नहीं है। जो हम लोग सोचते हैं शायद हमारे पास प्रमाण नहीं है, हम ऐसी बात कहेंगे तो हो सकता है सरकार उससे नाराज भी हो जाए, हमारे चैनल के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है इस सवाल के ऊपर कि हम सरकार को इससे क्यों जोड़ रहे हैं इसके साथ, जबकि अमेरिकी सरकार कह रही है कि भारत सरकार का हाथ नहीं है। तो अमेरिकी सरकार तो ऐसी बहुत सी बातें कह रही है जो हमारा मानना है कि उसे नहीं कहनी चाहिए थी।
अडानी के बारे में अमेरिकी सरकार कुछ कह रही है? हमने तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, हमने उसके ऊपर भी चर्चा की, और हम मानते हैं कि वो बात कहलाने के लिए अडानी ने क्या किया और उसको क्या किस तरीके से वो उस पूरे मामले को प्रबंधित किया गया है। तो ये जो गोल्डी बराड़ और ये पुरिया और ये लॉरेंस बिश्नोई वाली दुनिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में विशिष्ट योगदान है। इससे पहले किसी भी सरकार का इस तरह का योगदान न कभी सुना गया, न सोचा गया, और न जिसकी कभी कल्पना की गई थी। कभी आपने सोचा था कि इस तरह के गैंगस्टर्स को ये सरकारें इस तरह से विदेशों में जिन लोगों का वो सफाया कराना चाहती हैं, जिन लोगों का एनिलेट कराना चाहती हैं, उनके लिए उन गैंगस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा? और अब इसके साथ तो बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं भाई। वो गुप्ता रॉ के वो ऑफिसर, पन्नू पन्नू ये सब, पन्नू ने जो वहां मुकदमा याचिका दायर की थी, इस याचिका में साफ लिखा हुआ था, जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन वो नरेंद्र मोदी को भी इसमें फरीक बनाएगा इसके अंदर, ये भी साफ उसमें लिखा हुआ था। तो ये एक जो पूरा एक तंत्र बनाया है इन्होंने, जो इससे लगता है कि ये सरकार संवैधानिक मंचों पे किस तरह काम करती है और गैर संवैधानिक मंचों पे किस तरह काम करती है, यहां तक कि अपराधियों की दुनिया से भी किस तरह का उसका पूरा ताल्लुक है, और किस तरीके से उनका एप्रोप्रिएशन, उनका भी विनियोग कर लिया है उसने अपनी व्यापक राजनीति में। ये अपने आप में बड़ा तिलिस्मी मामला है, और इसके ऊपर जाने कितने जासूसी उपन्यास विश्व में लिखे जाएंगे। ओटीटी बार के ऊपर इसमें सीरीज भी बनेगी। और ये सब जो अनुपम खेर और इस प्रकार के जो लोग हैं, जो अब तो अनुपम खेर दावा कर रहे हैं कि अशोक सिंघल का रोल करने जा रहे हैं राम जन्मभूमि आंदोलन के ऊपर। बाकायदा अशोक सिंघल के मेकअप में उनकी तसवीर भी आ गई है, आप देखिए। हाँ जी, धोती पहन के, धोती पहन के अशोक सिंघल उसके अंदर एक्टर है। मनमोहन सिंह ने जब रोल किया था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में, तो मनमोहन सिंह लग रहे थे, अब अशोक सिंघल लग रहे हैं। लेकिन अब इससे अंदाजा लगाइए कि ये सब किस तरह की राजनीति है। हम लोग जिस लोकतांत्रिक राजनीति में प्रशिक्षित हुए हैं, जिसको पढ़ने समझने की हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, ये उससे बिल्कुल अलग तरह की राजनीति है। हम लोगों को तो धीरे धीरे करके अपने आप को रिट्रेन करना पड़ेगा। जी जी प्रोफेसर साहब, एक और इम्पोर्टेंट बात हुई है और वो इसलिए उस पर चर्चा करना आवश्यक है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर खामनाई साहब की अभी अंतिम संस्कार किया, और बहुत लंबे चौड़े आयोजन के साथ किया। 7-8 दिन का वो आयोजन चला। दुनिया के सारे देशों, मतलब मुख्य देशों को, जो उसके दोस्त देश हैं, चीन, रूस, टर्की, सऊदी अरेबिया, मतलब ये सारे लोग वहां पर, पाकिस्तान, ये सारे लोग उपस्थित थे। भारत ने भी एक अपनी वीक सी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका ने उसके ऊपर फिर अब हमला शुरू किया है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके है, और उसमें वो पोर्ट जो बिल्कुल भारत का पोर्ट है, चाबहार भारत के साथ बनाया गया था, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है, उसके बाहर है। और वो स्पष्ट करता है कि जब अमेरिका वहां हमला कर रहा है तो वो भारत, ये जानते हुए कि भारत के साझे में बना है पोर्ट, वहां पे हमला कर रहा है। तो मैं इस ओवरऑल अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछ लूं, इस पूरे आयोजन में ईरान कहीं पे भी हारा हुआ देश नहीं लग रहा था, वो जीता हुआ देश लग रहा था। उसके लोग जिस तरह से वो थे, उत्साहित थे, जिस तरह से नारे लग रहे थे, जिस तरह से तैयार थे वो लोग। आज की तारीख में अब ईरान तो एक हो गया है, ये जो अमेरिका फिर से शुरू किया है, ये तो लग रहा है कि ये लंबी लड़ाई चलेगी जल्दी। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ईरान युद्ध जीत चुका है। हम लोग इस बात को कई बार कई प्रमाणों के साथ साबित कर चुके हैं, और सारी दुनिया इस बात को मानती है। अमेरिकी भी इस बात को मानते हैं कि ईरान जीत चुका है। अच्छा, अब ट्रंप की राजनीति की कुछ खास बातें हैं, मतलब उनको हम लोगों को समझना होगा। हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैं चर्चा कर रहा था जिस वक्त ये स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता चल रही थी, उस वक्त चर्चा मैंने की। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी ये की थी कि अमेरिका 4 जुलाई तक चाहेगा कि कोई उन दोनों के बीच में, ईरान और उसके बीच में कोई युद्ध ना हो। 4 जुलाई को अमेरिका का यौम आजादी था, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था। वो चाहते थे कि वो उस वक्त तक अमेरिकी फौजें लड़ती हुई ये सब नजर ना आए। जैसे ही 4 जुलाई खत्म होगी, ट्रंप ईरान के ऊपर एक हमला और करेंगे, लेकिन ये मानना कि वो 28 फरवरी को जो हमला हुआ था वो उस प्रकार का हमला होगा और उतनी देर तक चलेगा, वैसा नहीं होगा। उनका कहना यह था कि 4 जुलाई को फिर से हमला होगा, ईरान और अमेरिका के बीच में एक झपट होगी, थोड़ी हफ्ते 10 दिन चल भी सकती है, लेकिन अंततः
डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये नहीं कर सकते कि अमेरिका को दोबारा पूरी तरीके से पहले की तरह युद्ध में झोंक दें। ये इसी तरीके से ठंडा गर्म मामला चलता रहेगा। और उन्हें अपनी बातों के जरिए, जैसे अभी उन्होंने जो नाटो के साथ की यहाँ मौजूदगी में जो उन्होंने दावा किया कि मैं एमओयू पे दस्तखत नहीं करूंगा, उसके बारे में तो स्पष्ट है कि वो नाटो को एक संदेश देना चाहते हैं। वो नाटो को संदेश देना चाहते हैं कि मैं ईरान से अगर लड़ाई कर लूंगा तो होर्मुज रुक जाएगा। होर्मुज रुक जाएगा तो नुकसान किसको होगा? अमेरिका तो नुकसान होगा नहीं। यूरोप की तेल और गैस सप्लाई ये रुक जाएगी फिर से। पहले से यूरोप परेशान है इसके, तो फिर यूरोप को बहुत फिर से अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका इस वक्त इस युद्ध का फायदा उठाकर तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है दुनिया में, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। और उसको अमेरिका को तो चाहिए नहीं होर्मुज से कोई तेल और गैस मंगाना। उसके पास तो अपना जमीन के अपना निकालता है, अपनी जरूरतें भी पूरी करता है और दुनिया भर में उसको बेच भी रहा है। तो उसने नाटो से ये एक तरह का कहा है, अमेरिका ने मैसेज दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ये जो आप डोनाल्ड ट्रंप और ये जो आप पुतिन और शी जिनपिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, आप होश में आ जाइए। आप होश में आ जाइए। आपको अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिना, अपने इस पुराने एलआई के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। अंततः आप हमारे ऊपर निर्भर हैं और हमारे बिना ना आपकी रक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। ये लोग आपके लिए वो काम नहीं कर सकते जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न कारणों से विभिन्न लक्ष्यों को वेधने के लिए तरह तरह के वक्तव्य देते हैं, और उनके वक्तव्यों को अगर बिटवीन दी लाइंस पढ़ा जाए तो ये समझ में भी आ जाता है कि ये वक्तव्य इसने इस काम के लिए दिया है। इसके पीछे वो अपने जो दोस्त हैं, इन्वेस्टर दोस्त हैं, उनके परिवार वाले जो हैं, उनको बता भी देते हैं कि ये वक्तव्य हम देने वाले हैं, तो उसके हिसाब से वो मार्केट में हेजिंग करके, बॉन्ड मार्केट में वह हेजिंग करके रुपया भी कमा लेते हैं, कहीं क्रिप्टो में करा तो ये एक बड़े पैमाने पर ये एक पूरा तंत्र डोनाल्ड ट्रंप का अलग से चल रहा है। ये जितने भी दक्षिणपंथी नेता हैं, जैसे भारत में हम देखते हैं ना, समझ में ही नहीं आता है कि बीजेपी कितने लेवल पे कहां बीजेपी का तंत्र कैसे कैसे काम कर रहा है। जो लोकतंत्र की राजनीति की जरूरत नहीं है वहां भी काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही मामला है। अमेरिका के सब राष्ट्रपति चुप बैठे हुए हैं। अमेरिका के जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी उन्हें गाली दें, वो चुप बैठे हुए, इसको जवाब नहीं देते। वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, इस दिन ये राष्ट्रपति नहीं रहेगा, तब फिर इसको सब मिलकर खाल भी खिंचेगी इसकी, और इसका पूरा रहस्य भी सामने आएगा, इसके ऊपर मुकदमे भी चलेंगे, सब होगा। मतलब तब तक डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कहते हैं ना, ये एक बहुत ही एक भद्दे किस्म का नृत्य कर रहा है, और वो अमेरिकी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, विश्व व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, और क्या नहीं कर रहा है इस बारे में कहना मुश्किल है। जी प्रोफेसर साहब, बहुत छोटी छोटी 2-3 टिप्पणी, 1-2 मिनट में, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं इसको कवर कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट है दर्शकों तक। परसों गडकरी साहब ने ये माना कि एथेनॉल की वजह से गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है, आज सरकार की तरफ से भी आ गया है, लेकिन वो ये नहीं मानने को तैयार है कि गाड़ियां का इंजन खराब हो रहा है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि वहां पे पोल्यूशन है और वहां पे गाड़ियों का रश है, वो अलग अलग वो दे रहे हैं। ये एथेनॉल का जो एक देश के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, आई एम यूजिंग अ टर्म फ्रॉड, भाई अगर आप एथेनॉल सस्ता कर रहे हैं तो मुझे आप चॉइस दीजिए, आप बिना एथेनॉल का भी बेचिए, एथेनॉल का भी बेचिए। मैं अगर खरीदना चाहूंगा तो मैं बिना एथेनॉल का खरीदूंगा महंगा, मुझे आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैं इस पर टिप्पणी जा रहा हूं जो एथेनॉल के साथ इस देश के साथ हो रहा है। पहली बात यह है कि आपने 1 लीटर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया, यानी 80% तेल वो है जो आप ग्लोबल रेट्स पे खरीदते हैं। जो 20% तेल, 20% उसका ऐसा है जो सस्ता है? गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये नौबत बाद में आएगी। तो सबसे पहले तो वो उस तेल की जो कम कीमत हुई है वो आप उसको खरीदने वालों को ट्रांसफर करें। वो क्यों नहीं कर रहे आप कह रहे हैं तेल सस्ता हो गया है, वो आप क्यों नहीं कर रहे? पहली बेईमानी जो सरकार ये कर रही है। दूसरी बेईमानी ये कर रही है कि एथेनॉल के वाहनों के ऊपर और माइलेज के ऊपर जो असर है, उस असर के बारे में ऐसे लोग बोल रहे हैं जो उसके विशेषज्ञ नहीं है। सरकार ने यह भी नहीं बताया आज तक कि हमने एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी, विशेषज्ञ समिति की इस बारे में रिपोर्ट ये है। ये रिपोर्ट हम आपके सामने बिंदुवार ये पेश कर रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है उस बात पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स ने बनाई है। सरकार क्यों नहीं इस सारे भ्रम का निवारण करने के लिए 3 लोगों की, ऐसे लोगों की जो कि
जिन्होंने ब्राजील में जो एथेनॉल मिलाया जाता है या दूसरी जगहों पर कहीं जहाँ एथेनॉल के प्रयोग हुए हैं, उन सबका अध्ययन करके भारत में इंजनों की जो हालत है, कौन सा इंजन कब तक का है, बताया ही जा रहा है कि पिछले 2-3 साल में जो गाड़ियां बन के आई हैं, एथेनॉल उनको नुकसान नहीं कोई पहुंचाएगा। लेकिन उससे पहले की गाड़ियों में कुछ दिक्कत हो सकती है, उसके लिए कंपनियां रेट्रोफिट बना रही हैं। 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का लोग खरीद के अपनी कारों में लगा लें, तो उससे एथेनॉल से उनको नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं, लेकिन कोई भी बात किसी प्रामाणिक किस्म के व्यक्ति जो कि उस चीज का गहरा जानकार हो उसके द्वारा नहीं कही जा रही है। ये सरकार की विशेषता है। सरकार की खास बात यह है कि हर चीज पर भ्रम और विवाद पैदा करती है, और उस भ्रम और विवाद के बीच में बड़ी चालाकी के साथ में ये सरकार के तमाम काम पनपते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से कोई खाका पेश करना, कोई किसी बात के ऊपर कोई एक ऐसी रिपोर्ट पेश करना जिसके जो अकाट्य अकाट्य देखने में लगती हो, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, नोटबंदी के जमाने में भी नहीं था ऐसा। भाई नोटबंदी ऐसा स्टेप उठाया है, लेकिन उसके बारे में कोई भी विशेषज्ञ रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। एथेनॉल के मामले में तब से लेकर 2016 से लगातार एक पूरा सिलसिला बना हुआ है। जो किसानों की जमीन अधिग्रहण का सवाल है, उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से कोई भी ठोस सिक्का बंद रहा है, इसको कहते हैं साइंटिफिक वैज्ञानिक विश्लेषण से रखी हुई कोई राय किसी के बारे में ये सरकार नहीं देती। ये सरकार की विशेषता है, यही एथेनॉल के बारे में अपना रहे। जी जी। और मैं इतना सिर्फ बता दूं, 2023 के बाद की गाड़ियां वो कहते हैं फ्लेक्सी इंजन है, लेकिन देश में 95% गाड़ियां 2023 से पहले की बड़ा एक कारोबार है, उसमें उनका क्या होगा। लेकिन एक चीज प्रोफेसर साहब आपसे, क्योंकि केवल वो आप ही उसका सबसे अच्छा जवाब दे सकते हैं, इसलिए बहुत छोटी टिप्पणी उस पर भी बहुत से लोगों की नजरों से फिर से वो निकल गया। सीएसडीएस, जिसको 1963 में रजनी कोठारी और इन लोगों ने किया था, भारत की एक प्रीमियम संस्था थी जिसके ऊपर लोगों का भरोसा था, अच्छा रिसर्च करती थी, और जो पहले 1 2 3 है देश में उसमें आती थी। सरकार ने उसका अपना अनुदान उससे हाथ खींच लिया, और ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्दी ही उसके बंद होने की नौबत आ ही गई है। मैं बहुत छोटी टिप्पणी की ये क्यों हुआ, सरकार एक अच्छा प्रीमियम इंस्टीट्यूशन बनाने में इतने साल लगते हैं, उसको आपने एक झटके में खत्म करने की ठान ली। देखिए, जब से मोदी सरकार आई थी उसकी, मेरा मानना है कि सीएसडीएस और वैसी संस्थाओं के ऊपर नजर थी। सीपीआर भी एक इस तरह की संस्था थी। सीपीआर का जो एफसीआरए जो उनको मिला हुआ था, वो भी सरकार ने वापस ले लिया। तो देश भर में जितने भी शोध संस्थान हैं जो मुख्य तौर पर नॉलेज प्रोडक्शन का, ज्ञान उत्पादन का काम करते हैं, जो किसी भी समाज को, किसी भी आधुनिक समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी काम है, उसमें सीएसडीएस नंबर 1 की संस्था थी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने खुद इस संस्था में 20 वर्ष तक काम किया है, और मैं समझता हूँ मैंने जितना सीखा है उस संस्था में, जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त की अपने काम के लिए, उस सीएसडीएस के विद्वानों के सहयोग से आगे बढ़ा, वो उसका जो ऋण जो है मेरे ऊपर है, मैं उसको कभी उसको चुका नहीं सकता। तो उसमें एक वक्तव्य दिया था सीएसडीएस की फैकल्टी की एक सदस्य ने, उस वक्तव्य को ले उड़े ये लोग, और उसको आधार बनाकर उन्होंने सीएसडीएस की जो ग्रांट थी, अनुदान था, उस अनुदान को रोक दिया। सीएसडीएस से जो कुछ भी मांगा गया, जो कमेटी बनाई, जांच करने गई, वो सब सारा उन्होंने सारे तथ्य वगैरह दे दिए हैं। लेकिन जब भी सीएसडीएस के लोग शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं या किसी और से मिलने को, उनसे कोई नहीं मिलता, बिल्कुल ना कोई मिलता है ना बात करता है। संस्था को धीरे धीरे करके मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है कि धीरे धीरे करके ये संस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। जब आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, जो कि एक ग्रांट बनाने वाली बॉडी है, और ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि आईसीएसएसआर के संस्थापक कौन थे, वही जो सीएसडीएस के संस्थापक थे। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में ये सब बनी थी चीजें। जवाहरलाल नेहरू का 64 में देहांत हुआ। सीएसडीएस जो है वो 63 में उसकी नींव पड़ चुकी थी। आईसीएसआर उससे पहले बन चुकी थी। उसका काम ही था कि देश भर में इस तरह के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो अनुसंधान शोध संस्थाएं हैं, उन शोध संस्थाओं को वो सरकारी अनुदान देंगे, जिसके जरिए वो चलेंगे, शांतपूर्वक बैठ कर विचार करेंगे, सर्वे करेंगे, डेटा लाएंगे, और स्पेकुलेटिव थॉट यानी विचारों के क्षेत्र में कुछ नया काम करेंगे। ये सब करने की, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इन लोगों को इन चीजों से कोई वास्ता नहीं। ये लोग, इन लोगों का बस चले तो सबसे पहले एक राजाज्ञा निकाल के सारे संस्थानों को तुरंत बंद कर दें। क्योंकि नहीं कर सकते ऐसा बंद, इसलिए धीरे धीरे करके उन्हें इस स्थिति में पहुंचाए दे रहे हैं कि ये अपने आप ताला पड़ जाए इनके अंदर और लोग छोड़ के वहां से चले जाए। ये लोगों ने, ये बिल्कुल ज्ञान विरोधी, विचार विरोधी
किस्म के लोग हैं। और आप देखिए ना, ये तो टीवी पर इनके सबसे बड़े विचारक कौन है जो टीवी पे पेश किए जाते हैं? जी जी जी। चाहे वो संघ के विचारक कहे जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वहां पे आए। जी, मैं बस उसमें एक आखिरी आपकी टिप्पणी सिर्फ दीजिएगा, एनालिसिस नहीं। मैं एक चीज और बता दूं, जो आप कह रहे हैं विचारक, उसी के सबसे बड़े विचारक ये बताते हैं कि गाय जो नॉर्थ ईस्ट में है वो मिथुन है, जो जर्सी गाय तो गाय माता होती नहीं है, तो फिर गाय माता कौन होती है? अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं एक प्रोफेसर साहब, एक कल बहुत खराब बात हुई, उसको किसी भी तरह से हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी वो एक तरह से वार्निंग है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक लखनऊ के एक वकील साहब गए, उन्होंने कुछ अपनी एफआईआर करने के लिए उन्होंने कुछ बात कही, और फिर उन्होंने कागज फेंके और उन्होंने एक माँ बहन की गाली से नवाजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। पहले वो उनको मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कह रहे थे। हाँ, पहले वो जजों को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कह के संबोधित कर रहे थे। फिर तब उन्हें गुस्सा उनका और बढ़ा ये कहते कहते, और फिर वो गाली गलौज पे उतर आए। और नहीं, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने एक ठीक काम किया कि उस बात को तवज्जो ना देके उनको वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि अगर उनको गिरफ्तार करते तो मामला और खिंचता। लेकिन मैं इसको एक तरह से और देख रहा हूँ, ये लोगों का गुस्सा है, लोग न्याय नहीं मिल रहा है, वो जो तारीख पे तो ये कहीं उस अगर आप इस वार्निंग को नहीं समझेंगे तो आप एक बड़ी समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ मैं इस पे एक टिप्पणी करता हूं। मैं बहुत 2-3 वाक्य बोलूंगा। इस देश में आम लोगों को तो न्याय नहीं मिलता था, अब गिरावट की स्थिति आ गई, खास लोगों को भी न्याय मिलना बंद हो गया। आप सोचिए, केवल सत्ताधारियों को उनकी मर्जी का न्याय मिलता है, ये स्थिति है। जब आम लोग, गरीब आदमी को तो न्याय पहले भी नहीं मिलता था, उसको रिश्वत देनी पड़ती थी, पता नहीं क्या क्या उसकी समस्याएं थी। खास लोगों को, यानी आप सोचिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, बिहार की एसआईआर जो है ना, उसके ऊपर जो मसला कोर्ट में ले जाया गया, वो तो खास लोग ले गए थे। वो लोग ले गए थे जो सत्ता के लिए प्रतियोगिता कर रहे हैं, वो खास लोग हुए ना इस देश के, इस देश के व्यापक रूलिंग क्लास के शासक वर्ग के हिस्से हुए। आपने उनको न्याय नहीं दिया, आपने उनको न्याय नहीं दिया, तो अब आप सोचिए अब किसको न्याय दे सकते हैं? नहीं अबे भाई, बंगाल में तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपीयर होकर अपनी बात कही थी, और उससे ज्यादा बड़ा नुमाइंदा कौन हो सकता है? बिल्कुल नहीं न्याय। देखिए, इस वक्त व्यवस्था इस हालत में पहुंच गई है कि किसी को भी, जो अरबपति है उसको भी सुशासन नहीं मिल रहा है। जो अच्छे खुशहाल घरों के लड़के हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको भी सुशासन नहीं मिल रहा है। जो मजबूत, जो अच्छे, जो मानते हैं कि सत्ता वो इस दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए रंग रुतबे वाले लोग हैं, अब उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है, उनको भी सुशासन नहीं मिल रहा है। यहां पहुंचा दिया है इन सब लोगों ने मिलकर इसको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच।